स्वागत है आप सभी का भास्कर लॉजिक की एक और नए क्लास में। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं वो हम करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है भारत की अर्थव्यवस्था में गरीबी, पॉवर्टी ऑफ इंडिया। इससे संबंधित वैकल्पिक प्रश्न आज हम करने वाले हैं, जितना भी पॉसिबल है और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? इसका उत्तर होगा बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी सरकार के दौरान लाई गई थी और इसमें उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ। अगला प्रश्न है, गरीबी का दुष्चक्र अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन है जे स्मिथ, डॉक्टर डॉल्टन, प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर रेग्ने नॉक्से। इसका उत्तर है डी, प्रोफेसर रेग्नर नॉक्से। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति जो गरीब होता है वह कभी भी गरीबी के दुष्चक्र से वापस नहीं निकल पाता, क्योंकि यदि एक व्यक्ति गरीब है तो उसका क्या है, आय कम होगा, और जब आय कम होता है तो वह बचत भी कम कर पाता है। बचत कम होने से इन्वेस्टमेंट भी कम कर पाता है और इन्वेस्टमेंट कम होने से उत्पादन भी कम होता है। तो उसने कहा भी था कि गरीब है क्योंकि वह गरीब है। तो जो व्यक्ति गरीब है वह इस दुष्चक्र में फंसा रहता है और कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है। तो गरीबी का दुष्चक्र जो है वह एक्सप्लेन किया गया था प्रोफेसर रेग्ने नॉक्से के द्वारा। तो उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न है, सेंस सूचकांक संबंधित है। जाहिर सी बात है, चैप्टर हमारा गरीबी का है, तो इसका उत्तर तो हो जाएगा सी, गरीबी। सेंस सूचकांक अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया एक सूचकांक था जिसके माध्यम से यह बताया जाता है कि कौन गरीब है। इसमें उन्होंने इसके लिए 3 श्रेणियां बनाई थी और जो रकम था वो था 1500 रुपये गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए। तो इसको आपको याद रखना है, सेंस सूचकांक अमर्त्य सेन। स्क्रीन पर प्रश्न है, गरीबी आकलन के लिए योजना आयोग द्वारा गठित समितियों में से कौन संबंधित नहीं है? योजना आयोग समय समय पर अलग अलग समितियां गठित करती रही। उसमें से प्रमुख समितियों के नाम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नरसिम्हन समिति, क्योंकि लकड़ावाला समिति, सी रंगराजन समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति, ये सभी के सभी समितियां जो हैं योजना आयोग के द्वारा गरीबी आकलन के लिए गठित की गई थी। इसमें सिर्फ नरसिम्हन समिति है जो कि बैंकिंग से रिलेटेड समिति है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, नरसिम्हन समिति। गरीबी आकलन हेतु गठित सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे मानी गई? गरीबी आकलन के लिए जो सीमा निर्धारण की थी उसके आधार पर भारत में 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे मानी गई थी। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तर ए, ऑप्शन ए, 21.9%।
गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र किससे संबंधित है? गरीबी से, बेरोजगारी से, राष्ट्रीय आय से, बाजार की मांग पूर्ति अवस्था से। चूंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं गरीबी का, तो इसका उत्तर हो जाएगा गरीबी, ए, ऑप्शन ए। एक्चुअल में यह परिवार और आय के बीच में खींची हुई एक ग्राफ है। इस ग्राफ में एक समानता मानी जाती है और उसमें जितना भी वक्र होगा या असमानता होगी तो उसी को हम लॉरेंज वक्र कहते हैं, वह गरीबी का निर्धारण करती है। मानव गरीबी सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो मानव गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 1997 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जर्मनी की एक संस्था है जिसे वेल्फ हंगर लाइफ हिल्फे कहते हैं, उसके द्वारा जारी किया जाता है। 2021 में भारत का स्थान 94 है, तो ये आपको करंट अफेयर्स में याद रखनी है उसको। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी है? तो इसका उत्तर होगा ए। भारत में गरीबी निर्धारण में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति और नगरीय क्षेत्रों में जो है वो 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो गरीबी निर्धारण का यह फार्मूला पहली बार 1979 में वाई के अलग की अध्यक्षता में बनी समिति के द्वारा तय किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। अगला प्रश्न, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात NSSO के माध्यम से किया जाता है हर 5 वर्ष में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, NSSO। अगला प्रश्न, विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए समान मानक तय किए गए हैं। इन मानकों के अनुसार किसे निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है? तो देखिए, विश्व बैंक के द्वारा जो निर्धारण किया गया है मानक, वह है जिन व्यक्तियों का आय $1 प्रतिदिन से कम होता है वह निर्धन कहलाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। जैसे कि मैंने बताया, विश्व बैंक ने समूचे विश्व की निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए एक समान मानक तय किए हैं। इन मानकों के अनुसार जिन व्यक्तियों की आय $1 प्रतिदिन से कम है उन्हें निर्धन कहा जा सकता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों एवं आर्थिक समूहों में से सबसे अधिक निर्धनता अनुपात किसमें पाया जाता है? जाहिर सी बात है, आप सबको पता होना चाहिए कि अनुसूचित जनजाति जो है आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से अनुसूचित जनजाति जो है उसकी निर्धनता का जो अनुपात है वो सबसे अधिक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। इसमें एक मानक के आधार पर 100 में से प्रत्येक 51 लोग अनुसूचित जनजातियों में से गरीब हैं, और इसी तरह से जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर जो अनियमित मजदूर हैं उनमें से करीब करीब 50% जो है निर्धनता रेखा के नीचे हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। यह विधेयक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों की रोजगार सुनिश्चित करता है। सही है। इसमें प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये भी सही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 30 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा। इसमें से कथन नंबर 1 और कथन नंबर 2 सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इस योजना को 1993 में आरंभ किया गया था, ये सही है। दूसरा कथन है, इस योजना में ग्रामीण और छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शामिल किया गया है। दोनों ही कथन सही हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसे चालू किया गया था 1993 में। इसका उद्देश्य जो था, इस योजना का उद्देश्य जो था वह ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना था, और इसमें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने के लिए की भी बात कही गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युतीकरण आपको याद रखना है अलग से।
तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास और विद्युतीकरण। इसका उत्तर हो जाएगा डी। ये जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है, इसे 2000 में प्रारंभ किया गया था, सन 2000 में प्रारंभ किया गया था। इसमें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं या सुविधाएं हैं, उसके लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इसे शुरू किया गया था 2004 में। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह उन ग्रामीण निर्धनों के लिए था जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है, जो अकुशल हैं और शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। यह योजना पूरी तरह से केंद्र पोषित। सीजी व्यापम में एक प्रश्न पूछा गया है, निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? देखिए, यदि व्यक्ति गरीब होगा, निर्धन होगा, तो ना वो अपना पोषण पूरा कर पाएगा, ना स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाएगा, ना ही शिक्षा पूरा करवा पाएगा और ना ही उसको आवास मिलेगा। इसके साथ ही उसका जो संपूर्ण विकास है, जो मानवीय विकास है, वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। तो हम देखते हैं कि निर्धनता जो है एक व्यक्ति की बहुत सारे आयामों को प्रभावित करता है, वो भी निगेटिव के साथ। तो निर्धनता जो है एक बहुआयामी समस्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर सी, बहुआयामी। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है? देखिए, सरकार निर्धनता दूर करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है कि बहुत सारी योजनाओं का जो शॉर्ट फॉर्म है, यदि शॉर्ट फॉर्म सिर्फ दे दे तो आपको वो चीज याद रखना है। यहाँ पर दिया गया है कौन सा निर्धनता विरोधी कार्यक्रम नहीं है? MRDP, ILEGP, NREP, MRTP। और पहले चूंकि 5 प्रश्न दिया करता था, तो 2014 में 5 विकल्प दिए जाते थे, तो 2014 में 5 विकल्प के साथ ये प्रश्न है, अंतिम है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, IRDP का मतलब होता है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। 2 अक्टूबर 1980 को चालू किया था प्रोग्राम। और NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को ही चालू किया गया था। और एक है RLEGP राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी अधिनियम, 15 अगस्त 1983 को यह प्रोग्राम चालू किया गया था। उपरोक्त तीनों प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार वृद्धि और गरीबी निवारण हेतु प्रारंभ किए गए थे, परंतु MRTP प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम जून 1970 में लागू किया गया था। निजी क्षेत्र में एकाधिकार जो प्रवृत्ति है उसको रोकने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, MRTP। चूंकि बाकी सभी गरीबी विरोधी कार्यक्रम है और ये एक अलग प्रोग्राम है जिसमें एकाधिकार प्रवृत्ति को रोकने के लिए लाया गया था। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपए उपभोग व्यय तथा शहरी क्षेत्र में 47 रुपए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया था? ये प्रश्न आया था CGPSC 2016 में। तो इसका उत्तर है प्रोफेसर श्री रंगराजन समिति। देखिए, योजना आयोग ने गरीबी निर्धारण के लिए कई समितियों का गठन किया था समय समय पर। उसमें से 20 जून 2014 को श्री रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उसने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, तो यदि माह में देखें तो 960 रुपए प्रति माह, और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, अर्थात यदि माह में देखें तो 1407 रुपए प्रतिदिन प्रति माह उपभोग व्यय को गरीबी रेखा माना। इस समिति के अनुसार 11-12 में भारत में 29.5% की गरीबी रेखा उन्होंने निर्धारण किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रोफेसर सी रंगराजन समिति। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? मैंने पहले ही बताया था, आकलन करने के लिए जो नमूने लिए जाते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से, NSSO से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन।
राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, डी.टी. लकड़ावाला। प्रत्येक राज्य में अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण की शुरुआत डी.टी. लकड़ावाला समिति ने अपनी अनुशंसा में की थी और ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1989 में। तो इसका उत्तर है सी। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। तो जीवन स्तर का जो असली दर्पण है वो होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय यदि किसी देश का उच्च है तो उस देश का जीवन स्तर अच्छा होगा, क्योंकि उसकी परचेसिंग पावर अधिक होगी। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है? भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण जो है उपभोग आंकड़ा से, या जितना भी उपभोक्ता खर्च करता है अपने उपभोग के लिए, तो उसी से पता चल पाता है, चाहे वह पोषण के लिए हो, चाहे वह सामान्य खर्चे के लिए हो, दैनिक आवश्यकताओं के लिए हो। तो जो उपभोग के लिए पैसे खर्च करता है वही गरीबी निर्धारण का एक मानक या आंकड़ा होता है, जिसके आधार पर यह निर्धारित कर पाते हैं कि वह गरीब है अथवा नहीं। तो इसका उत्तर है उपभोग आंकड़ा। इस टॉपिक से संबंधित सभी समितियों के नाम और आंकड़े आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। साथ ही गरीबी निर्धारण से संबंधित गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनका डिटेल्स और फैक्ट भी आपको याद रखनी है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको किसी भी इकोनॉमिक्स की बुक में जो आपके पास होगा उसमें आपको आसानी से मिल जाएगी। आज के इस टॉपिक पर इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर से एक नए टॉपिक के साथ नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच।